आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए ऑर्फन नाम की एक हॉलीवुड फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। इस फिल्म को 7 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 89% लोगों ने लाइक किया है। ये फिल्म 24 जुलाई 2009 को रिलीज हुई थी। ये एक सस्पेंस फिल्म है और हमारे बहुत से व्यूअर्स ने हमें इस फिल्म की कहानी सजेस्ट की थी। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत केट नाम की एक औरत से होती है। केट एक खूबसूरत से घर में अपने पति जॉन और अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। उसकी बेटी का नाम मैक्स है जो बोल और सुन नहीं सकती, और उसके बेटे का नाम डैनियल है। केट कुछ वक्त से काफी परेशान है और उसे शराब पीने की लत है। ऐसा तब हुआ जब उसने अपने तीसरे बच्चे को अपने पेट में ही खो दिया था। केट के पेट में पलने वाली बच्ची का नाम उन लोगों ने जेसिका रखा था और वो आज भी सदमे से उभर नहीं पाई थी कि उसने अपनी बच्ची को अपने पेट में ही खो दिया। केट की बेटी मैक्स के साथ एक हादसा हुआ। जब केट शराब के नशे में धुत थी और बेहोश हो गई थी, उसी वक्त मैक्स पानी में डूबने वाली थी। उसे केट के पति जॉन ने बचा लिया और उसके बाद केट को इतना ज्यादा पछतावा हुआ कि उसने सोचा कि उसे अपनी जिंदगी की अब नई शुरुआत करनी होगी। उसे शराब छोड़े हुए अब 1 साल हो चुका था। वो अपने साइकाइट्रिस्ट के पास जाती थी और उनसे बातें करती थी। हर रोज की ही तरह आज भी केट अपने साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है। वो उसे बताती है कि शायद वो अब अडॉप्शन के लिए तैयार है। वो चाहती है कि जेसिका के लिए जितना भी प्यार उन लोगों के दिलों में था वो किसी और बच्चे को दे। किसी और बच्चे को अडॉप्ट करने की वजह ये भी थी कि मैक्स को किसी बच्चे की जरूरत थी। मैक्स बोल सुन नहीं सकती थी और किसी बच्चे का साथ उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता था। हालांकि डेनियल अपनी बहन मैक्स को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो थोड़ा सा लापरवाह था, इसीलिए वो किसी जिम्मेदार बच्चे को घर लाना चाहते थे। बहुत सी जद्दोजहद के बाद आखिरकार केट और जॉन एक ऑर्फनेज में जाते हैं। ऑर्फनेज में वो तरह तरह के बच्चों को देखते हैं, लेकिन अचानक से जॉन की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि अकेली कमरे में बैठकर गाना गा रही है और साथ में पेंटिंग कर रही है। जॉन जैसे ही उस बच्ची से बात करता है, उसे वो पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। इस लड़की का नाम एस्टर है और वो बातों से बहुत ही समझदार है। केट और जॉन की जब सिस्टर एबिगेल से बात होती है तो सिस्टर उन्हें बताती है कि ये लड़की रशिया के एक ऑर्फनेज से आई थी। इसे वहां से तब यहाँ भेजा गया जब उसके परिवार की एक आग में मौत हो गई। हालांकि एस्टर रशिया से थी, लेकिन कुछ ही वक्त में उसने अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी कर ली थी कि किसी को ये पता ही नहीं चलता कि वो इंग्लिश नहीं है। जॉन और केट जैसे ही एस्टर से बात करते हैं और दोनों को भी वो काफी अच्छी लगती है। वो बहुत ही कम वक्त में उसके अडॉप्शन पेपर्स तैयार करवा लेते हैं और उसे साथ में घर ले आते हैं। मैक्स की जैसे ही एस्टर से मुलाकात होती है उसे वो बहुत पसंद आती है, क्योंकि एस्टर ने बहुत ही कम वक्त में उसके लिए साइन लैंग्वेज सीख ली थी और अब वो उससे बातें करने लगी थी। मैक्स जहाँ एक तरफ एस्टर से जल्दी ही घुल मिल जाती है, वहीं दूसरी तरफ डैनियल उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। एस्टर के घर में आने के बाद उसे बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने लगता है और ये बात डैनियल को पसंद नहीं आती। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एस्टर ये समझ जाती है कि डैनियल को उसका ध्यान मिलना पसंद नहीं आ रहा। उसके बाद भी एस्टर जानबूझ के बाकी के लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। एस्टर जैसे ही घर में पियानो देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। केट को ये देखकर अच्छा लगता है कि एस्टर को पियानो में इंटरेस्ट है। ये देखकर केट एस्टर से ये वादा करती है कि वो उसे पियानो लेसन्स देगी और एस्टर भी इस बात पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसी रात हम एक बहुत ही अजीब सी बात देखते हैं। उस रात जैसे ही केट और जॉन एक दूसरे के पास आने लगते हैं, एस्टर को उनकी आवाजें सुनाई देती है। हैरानी की बात ये थी कि एस्टर ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो मैक्स को उठाकर उनके कमरे में सोने के लिए पहुंच जाती है। केट और जॉन दोनों ही इस बात को बहुत ही लाइटली लेते हैं, लेकिन एस्टर इस बात की जिद करती है कि उसे जॉन के पास ही सोना है। एस्टर के हाव भाव और उसका पहनावा बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग है, इसीलिए सब लोग उसे बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। एस्टर के बारे में कमाल की बात ये थी कि वो एक ही तरह के कपड़े पहनती थी और अपने गले और अपने बाजुओं में कुछ अलग तरह की रिबन पहना करती थी। सिस्टर एबिगेल के अनुसार जब उससे वो रिबन खोलने के लिए कहा गया तो उसने बहुत बोलने पर भी वो रिबन नहीं खोले। ये बात अजीब जरूर थी, लेकिन उन लोगों के इसके पीछे की वजह अब तक नहीं पता थी। एस्टर का व्यवहार दिन प्रतिदिन अलग होता जाता है। डेनियल जब एक रोज अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था तो वो गलती से एक पक्षी को घायल कर देता है। एस्टर वहां पर आती है और वो डेनियल से कहती है कि उसने इस पक्षी के साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए अगर वो चाहता है कि उसे आजादी मिले तो उसे जान से मार देना चाहिए। डेनियल ये बात सुनकर बहुत डर जाता है और वो एस्टर से कहता है कि वो बीमार है। डेनियल की ये बात सुनकर एस्टर हाथों में पत्थर उठाती है और उस पक्षी को जान से मार देती है। मैक्स और डेनियल दोनों ही ये बात देखकर बहुत घबरा जाते हैं। वो वहां से भाग जाते हैं और इस बात का जिक्र किसी के भी सामने नहीं करते। केट भी एस्टर के बर्ताव में दिन प्रतिदिन बदलाव देखने लगती है। एक रोज एस्टर जब नहाने जाती है तो वो दरवाजा बंद कर लेती है। एस्टर बस 9 साल की है और इसीलिए केट को ये काफी अजीब लगता है।
केट दरवाजा खटखटाकर एस्टर से कहती है कि उसे दरवाजा खुला रखना होगा, क्योंकि इस घर में कोई भी बच्चे नहाते वक्त दरवाजा बंद नहीं करते। एस्टर अब केट से ये वादा करती है कि वो दरवाजा बंद रखेगी, लेकिन वो गाती रहेगी ताकि उन्हें इस बात पर यकीन हो जाए कि वो अंदर सही से है। केट उसकी ये बात मान जाती है और उसके कमरे की सफाई करने लगती है। अचानक से जब वो एस्टर के कमरे की दराज खोलती है, वहां पर उसे एक बाइबल मिलता है जिसके अंदर बहुत से लोगों की फोटोज थी। एस्टर जो बाथरूम में नहाते नहाते गा रही है, अचानक से वो गाना रुक जाता है। केट को ये लगता है कि शायद वो एस्टर की प्राइवेसी खराब कर रही है और इसीलिए वो चुपचाप उस बाइबल को वहीं पर रख देती है और वहां से चली जाती है। अगली रोज एस्टर जैसे ही डैनियल के साथ स्कूल जाती है, वो देखती है कि डैनियल के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक लड़की ब्रेंडा उसके गले का रिबन छूती है। ब्रेंडा जैसे ही एस्टर के गले में पहने हुए रिबन को खोलने लगती है, एस्टर इतने जोर से चिल्लाती है कि सारे स्कूल को इकट्ठा कर लेती है। एस्टर जब घर पहुंचती है तो केट उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। केट एस्टर का मूड ठीक करने के लिए उसे पियानो सिखाती है और एस्टर भी काफी मजे से पियानो सीखने लगती है। एस्टर और केट के बीच में अब अच्छी दोस्ती होने लगती है। केट उसे जेसिका के बारे में बताती है और साथ ही अपनी नर्सरी में ले जाती है। नर्सरी में वो उसे सफेद गुलाबों का एक पौधा दिखाती है। वो कहती है कि जेसिका की जब मौत हुई तो उसकी एशेस को उन्होंने इस पॉट में रखा और इस पॉट के ऊपर एक गुलाब का पौधा लगा दिया ताकि इस पौधे के अंदर जेसिका हमेशा जिंदा रहे और इस पौधे की उसके लिए बहुत ज्यादा अहमियत है। एक रात जब जॉन और केट एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, उसी वक्त एस्टर उन्हें देख लेती है। वो दोनों भी एस्टर को देखते हैं और अचानक से चौंक जाते हैं। केट इस बात पर थोड़ी सी शर्मिंदा हो जाती है और वो एस्टर से बात करने के लिए जाती है ताकि एस्टर कुछ गलत ना समझे। वो भी एस्टर को घुमा फिरा के कुछ समझा ही रही होती है कि तभी एस्टर उसे सीधा जवाब दे देती है। वो कहती है कि वो जानती है कि वो लोग सेक्स कर रहे थे। एस्टर जिस तरह से केट को जवाब देती है वो काफी बदतमीज था और ये बात केट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जब वो इस बात का जिक्र जॉन के साथ करती है तो जॉन इस बात को काफी लाइट ले लेता है। केट बार बार जॉन से ये कहने लगती है कि शायद एस्टर के साथ कुछ गलत है, इसीलिए उन लोगों को उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। जॉन अगली सुबह सब बच्चों को लेकर पार्क में जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक पड़ोस की औरत से होती है। वो औरत जॉन के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन जॉन उसे बड़ी ही चालाकी के साथ इग्नोर कर देता है। एस्टर ऐसा होते हुए देख लेती है और उसे उन दोनों को साथ में देखकर बहुत गुस्सा आता है। तभी एस्टर की नजर पास में खेल रही ब्रेंडा पर पड़ती है। एस्टर जिस तरह से ब्रेंडा को देख रही है वो उससे काफी ज्यादा डरने लगती है। ब्रेंडा उससे दूर भागती रहती है, लेकिन एस्टर उसे अचानक से एक झूले से धक्का दे देती है। ब्रेंडा को इसमें काफी ज्यादा चोट आ जाती है और ब्रेंडा के पिता उनसे शिकायत करते हैं कि एस्टर ने उसे झूले से धक्का दिया था। मैक्स ऐसा होते हुए देख लेती है और उसे ये साफ साफ पता था कि एस्टर ने ही उसे झूले से धक्का दिया था, लेकिन फिर भी वो एस्टर का ही साथ देती है ताकि उन दोनों की दोस्ती बनी रहे। डैनियल एस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करता और एक बार वो डाइनिंग टेबल पर उसके साथ बदतमीजी कर लेता है। जॉन और केट दोनों को ही ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वो सजा के तौर पर उसका ट्री हाउस बंद कर देते हैं। उससे ये कहा जाता है कि जब तक वो उन्हें सॉरी नहीं कहेगा तब तक उसकी ट्री हाउस की चाबियां उसे बिल्कुल नहीं मिलेंगी। केट जब एस्टर और मैक्स के साथ सुपरमार्केट में थी तभी उसे सिस्टर एबिगेल की कॉल आती है। सिस्टर उससे कहती है कि वो उन लोगों के घर आने वाली है ताकि वो एस्टर से बात कर सके। केट मैक्स और एस्टर से थोड़ा सा दूर जाकर बात करने लगती है और एस्टर मैक्स से कहती है कि वो अपनी माँ के होंठों को पढ़कर ये बताए कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। केट अब सिस्टर एबिगेल से एस्टर के व्यवहार के बारे में सारी बातें बताती है। वो ना सिर्फ ब्रेंडा के साथ हुए हादसे की बात बताती है, बल्कि ये भी कहती है कि वो उन लोगों से जबान लड़ाने लगी है। वो बताती है कि किस तरह से उसने ब्रेंडा को झूले से धक्का दिया और ब्रेंडा के सर पर 6 टांके लगे थे। मैक्स अपनी माँ के होंठ पढ़कर ये सारी की सारी बातें एस्टर को बता देती है। एस्टर अब इतने ज्यादा गुस्से में है कि जैसे ही वो घर वापस पहुंचती है वो पियानो बजाने लगती है। जिस तरह से वो पियानो बजा रही थी ये बात साफ थी कि उसे पियानो बजाना पहले से ही आता था। केट इस बारे में एस्टर से सवाल करती है कि जब उसे पहले से ही पियानो बजाना आता था तो उसने उससे सीखने का नाटक क्यों किया। एस्टर अब बड़े ही बदतमीजी से भरे हुए शब्दों में उसे जवाब देती है। वो कहती है कि उसने उसे सिखाने के लिए कभी नहीं कहा। असल में ये केट थी जिसने उसे सिखाना ऑफर किया था और एस्टर को केट पर इसलिए तरस आया क्योंकि उसकी एक बेटी है जो सुन नहीं सकती, तो वहीं दूसरी तरफ उसका एक बेटा है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए केट का म्यूजिक के लिए प्यार देखकर उसने तरस खाकर उसे पियानो सिखाने के लिए कह दिया था। एस्टर के साथ हुए इस इंसिडेंट को केट अपने पति जॉन को बताती है, लेकिन जॉन अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि जॉन के सामने वो हमेशा बहुत ही पोलाइटली बिहेव करती थी। ये सिर्फ केट थी जिसके साथ वो अक्सर बदतमीजी करती थी।
एस्टर की वजह से अब दोनों पति पत्नियों के बीच में झगड़े होने लगते हैं। केट जॉन को ये समझाने की कोशिश करती है कि एस्टर उन दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके कहे अनुसार जॉन मिस जॉयस के साथ पार्क में फ्लर्ट कर रहा था, जबकि ये बात बिल्कुल झूठ थी। जॉन इस बात पर भी ये दलील देता है कि एस्टर 9 साल की एक बच्ची है और ये हो सकता है कि उसने कुछ गलत समझ लिया हो। एस्टर जैसे ही जॉन और केट के बीच का झगड़ा सुनती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अगली सुबह जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है, एस्टर बड़ी ही खुशी के साथ दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे ही वो सामने सिस्टर एबिगेल को देखती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एस्टर अब छुप छुप कर उन लोगों की बातें सुनती है। सिस्टर एबिगेल अब केट से कहती है कि उसका शक सही था और हो सकता है कि एस्टर को उन लोगों के घर भेजकर उससे गलती हो गई हो, क्योंकि जब उन लोगों ने एस्टर का रिकॉर्ड चेक किया तो उन लोगों को ये पता चला कि जब भी कोई झगड़ा हुआ, कोई चोरी हुई या कोई हादसा हुआ, वहाँ पर एस्टर इन्वॉल्व थी। यहाँ तक कि पिछली बार जिन लोगों ने एस्टर को इन्वॉल्व किया था उनके घर पे आग लग गई और वो सब लोग मर गए, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि उस घर में आग लगी कैसे थी। केट अब पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि एस्टर के साथ कुछ तो गलत है, लेकिन जॉन अब भी पूरी तरह से एस्टर की ही साइड ले रहा है। सिस्टर एबिगेल अब वहाँ से चली जाती हैं और वो केट से कहती हैं कि अगर उन्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो वो उन्हें कॉल कर सकती हैं। एस्टर अब मैक्स के पास जाती है और वो उससे कहती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है, क्योंकि सिस्टर एबिगेल उसे यहाँ से ले जाना चाहती हैं। मैक्स क्योंकि एस्टर से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। मैक्स की मदद से एस्टर को उस लॉकर की चाबी मिल जाती है जिसमें जॉन की गन रखी हुई थी। अब वो गन और हथौड़ा लेकर मैक्स के साथ रोड की तरफ चली जाती है। वो लोग रोड के सामने बने हुए एक पुल के पास छुप जाते हैं और सिस्टर के आने का इंतजार करते हैं। एस्टर मैक्स को कहती है कि उसे भागते हुए रोड के सामने जाना है ताकि सिस्टर की गाड़ी रुक सके। मैक्स को ऐसा करने से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसीलिए वो ये काम करने से इनकार कर देती है, लेकिन एस्टर उसे सिस्टर की गाड़ी के आगे धक्का दे देती है। सिस्टर जैसे ही मैक्स को वहाँ पर देखती है वो अपनी गाड़ी को बहुत ही तेजी से मोड़ती है और उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकराती है। सिस्टर एबिगेल भागते हुए मैक्स को देखने के लिए आती हैं कि तभी एस्टर उनके सर पर हथौड़े से वार कर देती है। मैक्स ये देखकर बहुत ज्यादा सदमे में है, लेकिन फिर भी वो एस्टर की मदद करती रहती है क्योंकि एस्टर अब उसे धमकाने लगी है। वो दोनों घसीटते हुए घायल सिस्टर एबिगेल को जंगल की तरफ ले जाते हैं। सिस्टर एबिगेल अभी तक जिंदा ही थी, लेकिन एस्टर उन्हें हथौड़े से मार मार कर जान से मार देती है और उनकी लाश को वहीं पर छुपा देती है। इसके बाद एस्टर और मैक्स डेनियल की ट्री हाउस में जाते हैं। एस्टर उस हथौड़े को और अपने खून से सने हुए कपड़ों को वहीं पर एक बैग में भरकर एक लॉकर में छुपा देती है। मैक्स अब एस्टर से बहुत ज्यादा डरी हुई है, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि एस्टर उसे ये कहती है कि सिस्टर एबिगेल के मर्डर में उसका भी हाथ है, इसीलिए उसने अगर किसी को कुछ भी बताया तो पुलिस उसके साथ साथ उसे भी ले जाएगी। डेनियल उन दोनों को ट्री हाउस से बाहर आते हुए देख लेता है। एस्टर भी उसे देख लेती है, इसीलिए जब वो रात को सो रहा था तो वो पेपर कटर लेकर उसके पास आती है। एस्टर उस पेपर नाइफ को डेनियल के गले पर रखती है। वो उसे कहती है कि अगर उसने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वो उसे जान से मार देगी। केट के बार बार जिद करने पर केट और जॉन अब एस्टर को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, लेकिन एस्टर उस साइकियाट्रिस्ट से कुछ इस तरह से बात करती है कि वो केट को ही विलन बना देती है। उस साइकियाट्रिस्ट के अनुसार एस्टर एक बहुत ही बेचारी और भोली बच्ची थी जो हालातों की मारी हुई थी। केट जिसने अपनी बच्ची जेसिका को खो दिया था, वो अपना सारा गुस्सा एस्टर के ऊपर निकालती थी। हालांकि उसकी ये कहानी सरासर झूठी थी, लेकिन फिर भी उसका पति इस बात पर भरोसा करने लगता है। वो लोग जैसे ही साइकियाट्रिस्ट के पास से वापस आते हैं, केट के पास सिस्टर जूडिथ की कॉल आती है। सिस्टर जूडिथ उनसे सिस्टर एबिगेल के बारे में पूछती हैं, क्योंकि कल जब वो उनके घर से निकली थी तो वापस स्कूल नहीं पहुंची थी। इसके बाद जब पुलिस वहां पर आती है तो उन लोगों को सिस्टर एबिगेल की लाश मिलती है और उन लोगों से इस बारे में पूछताछ की जाती है, क्योंकि वो उनके घर पर ही आखिरी बार आई थी। केट को सिस्टर की मौत काफी ज्यादा अजीब लगती है। उसे अब ये लगने लगता है कि एस्टर के साथ कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। वो उसका बैकग्राउंड चेक करने के लिए यहाँ वहाँ लोगों से बात करना शुरू करती है। जिस ऑर्फनेज से वो लोग एस्टर को अडॉप्ट करके लाए थे, जब वो वहाँ पर पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका कोई भी पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि उन लोगों के अनुसार वो रशिया से आई थी, लेकिन रशिया के उस ऑर्फनेज के बारे में भी कुछ पता नहीं था। केट अपने बच्चों से बात करती है और उनसे ये पता करने की कोशिश करती है कि कहीं एस्टर उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही, लेकिन दोनों ही डर के मारे उसे कुछ भी नहीं बताते। एस्टर अब जॉन से बात करती है। वो उसे कहती है कि केट उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जॉन इस बात पर उसे सलाह देता है कि उसे केट को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना चाहिए। केट जब घर वापस आती है तो एस्टर उसके पास आती है। एस्टर के हाथों में उन सफेद गुलाबों का गुच्छा था जो केट ने अपनी बेटी जेसिका के लिए लगाए थे। केट इस बात पर इतना गुस्सा हो जाती है कि वो एस्टर को धक्का मारती है और वो जॉन से कहती है कि उसने ये जानबूझकर किया है क्योंकि उसे जेसिका के बारे में सब पता था।
केट रोते हुए नर्सरी की तरफ भागती है और सारी रात उसी पौधे के पास बैठी रहती है। जॉन भी इस बार तय नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी उसका पूरा का पूरा भरोसा एस्टर की तरफ ही है। एस्टर बड़ी ही चालाकी के साथ अपने हाथों की एक हड्डी तोड़ लेती है। वो रो रो कर जॉन को अपने पास बुलाने लगती है। जॉन जैसे ही उसके पास पहुंचता है वो देखता है कि उसकी पूरी बाजू नीली पड़ी है। जॉन अब एस्टर को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है। केट जैसे ही नर्सरी से वापस आती है, जॉन उसे कहता है कि उसने एस्टर को इतनी जोर से धक्का दिया कि उसकी बाजू की हड्डी टूट गई है। केट ये बात अच्छे से जानती थी कि उसने एस्टर को मामूली सा धक्का दिया था और ये मुमकिन ही नहीं था कि उसके हाथ की हड्डी टूट जाए। इन सारी बातों से परेशान होकर अब वो अपने लिए शराब खरीदने चली जाती है। वो शराब के स्टोर पर पहुंचती है और घर पर 2 वाइन की बोतल्स लेकर आती है। उसके हाथों में वाइन का ग्लास भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को काबू में रख लेती है और वाइन को वहीं सिंक में उड़ेल देती है। अगली सुबह केट अपने सारे बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है। डेनियल जैसे ही गाड़ी से उतरता है, उसके बैग में से सारी किताबें नीचे गिर जाती हैं। केट जैसे ही ये देखती है, वो भागते हुए डेनियल के पास जाती है और देखती है कि उसका बैग कटा हुआ है। एस्टर इस बात का फायदा उठाकर गाड़ी से ब्रेक हटा देती है। मैक्स वहीं पर गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी अचानक से चलने लगती है। केट पागलों की तरह उस गाड़ी का पीछा करने लगती है और उसे ये लगता है कि शायद वो मैक्स को खो देगी, लेकिन आगे जाकर गाड़ी बर्फ में फंस जाती है और इसी तरह से वो मैक्स को बचा लेती है। मैक्स इस बार भी एस्टर के बारे में कुछ नहीं बताती, हालांकि वो जानती थी कि ये मैक्स ही थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जॉन और केट के बीच में अब झगड़ा होने लगता है। जॉन को अभी लगने लगता है कि उसकी शराब पीने की आदत वापस आ गई है, क्योंकि पिछली रात को केट ने बस एक ही बोतल खाली की थी और दूसरी बोतल को उसने वहीं घर में छुपा दिया था। जॉन उसे ये कहता है कि एस्टर ने उसे ये बोतल ढूंढ कर दी है और उसे इस बात पर पूरा भरोसा है कि केट अब शराब पीने लगी है। पिछली बार भी उसके शराब पीने की वजह से उसकी बेटी मैक्स की जान जाने ही वाली थी और इसीलिए अब उसे रिहैब चले जाना चाहिए, वरना जॉन अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर चला जाएगा। एस्टर जैसे ही उन दोनों के अलग होने की बात सुनती है, उसे बहुत खुशी होती है। मैक्स को रोता हुआ देखकर एस्टर उसे धमकी देती है। वो उसे कहती है कि अगर उसने उन दोनों को कुछ भी बताने की कोशिश की तो वो केट को शूट कर देगी। डेनियल अब मैक्स के पास आता है और वो उससे एस्टर के बारे में पूछता है। एस्टर इस वक्त नहा रही है, इसीलिए मैक्स उसे सब सच सच बता देती है। साथ ही मैक्स उसे इशारों में ये बताती है कि सिस्टर एबिगेल को मारने के बाद उसने सारे के सारे सबूत ट्री हाउस में छुपाए थे। डेनियल और मैक्स अब ये प्लान बनाते हैं कि वो सारी की सारी चीजों को ट्री हाउस से लेकर आ जाएंगे। इसीलिए जब वो सारी चीजें अपने माँ बाप को दिखाएंगे तो उन्हें ये पूरा भरोसा हो जाएगा कि एस्टर एक अच्छी लड़की नहीं है। केट जब आधी रात को अपनी बच्ची मैक्स से मिलने आती है तो वो देखती है कि एस्टर पहले से ही उसके कमरे में है। केट जब एस्टर को वहां से चले जाने के लिए कहती है तो एस्टर एक एक करके उसे वो बातें सुनाने लगती है जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो उसे उसके पति के अफेयर के बारे में ताने मारने लगती है। वो उसके बारे में ये सारी बातें इसीलिए जानती है क्योंकि उसने उसकी पर्सनल डायरी पढ़ ली थी। केट अब ये बात ठान लेती है कि वो एस्टर के बारे में सब पता करके ही रहेगी। एस्टर जब वहां पर नहीं थी तो वो उसका बाइबल निकालती है और वो देखती है कि उस बाइबल के अंदर बहुत से मर्दों की फोटोज थी। साथ ही उस बाइबल पर सारे इंस्टीट्यूट नाम लिखा था। वो जब इंटरनेट पर पता करती है तो उसे ये पता चलता है कि सारे इंस्टीट्यूट कोई पागलपन है। जब वो इस बारे में और ज्यादा इंक्वायर करती है तो उसे ये पता चलता है कि सारे इंस्टीट्यूट कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक पागल खाना है। वो अब उन लोगों को एस्टर की एक फोटो भेज देती है। उसे अब ये लगने लगता है कि शायद एस्टर के माता पिता में से कोई वहां पर था। इससे पहले कि वो फोटो का रिस्पांस देख पाती, वो देखती है कि ट्री हाउस में आग लग गई है और डेनियल बार बार मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा है। डेनियल वहां पर सबूत ढूंढने तो गया था, लेकिन एस्टर को ये बात पहले से ही पता थी, इसीलिए वो सबूतों के साथ साथ ट्री हाउस को भी आग लगा देती है और डेनियल को वहीं पर लॉक कर देती है। डेनियल खिड़की से बाहर तो आ जाता है, लेकिन आग से बचने के लिए वो नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से उसे भारी चोट लगती है। डेनियल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उन्हें पता चलता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है। केट जोर जोर से एस्टर पर चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उसे इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है और उसे भी वहीं पर एडमिट कर दिया जाता है। जैसे ही केट की आंखें खुलती है, जॉन उसे कहता है कि वो एस्टर और मैक्स को लेकर घर जा रहा है। केट के दिमाग में अब भी यही बातें चल रही हैं कि शायद एस्टर मैक्स को कोई नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए वो जाने से पहले जॉन को कहती है कि उसे मैक्स को एस्टर से दूर रखना होगा। जॉन केट की इन सब बातों से अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, इसीलिए घर में जो शराब की बोतल पड़ी थी वो उसे पीने लगता है। दूसरी तरफ एस्टर कुछ अलग ही हरकतें कर रही है। वो अलमारी में से केट की एक ड्रेस निकालती है और उसे अपने साइज में काट कर उसे पहन लेती है। उस ड्रेस को पहनकर वो जॉन के पास आती है और इस बार उसका हुलिया थोड़ा सा अलग है। उसने इस तरह से मेकअप किया है जैसे कि वो कोई बड़ी औरत हो।
जॉन के लिए वो बस उसकी छोटी सी 9 साल की बच्ची है। वो जैसे ही उसके पास आती है, जॉन उसे कपड़ों और मेकअप को लेकर सवाल पूछता है। एस्टर अब उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। जॉन उससे कहता है कि वो उसे गलत समझ रही है। इस तरह से वो सिर्फ केट से प्यार करता है और उससे नहीं। एस्टर उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है और उससे जबरदस्ती किस करने लगती है। जॉन इस बात पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उसे कमरे में जाने के लिए कहता है। एस्टर इस बात पर इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो कमरे में जाकर कमरे को बुरी तरह से तहस नहस कर देती है। केट, जो कि अभी अस्पताल में एडमिट है, उसके पास सारे इंस्टीट्यूट से एक कॉल आती है। उस इंस्टीट्यूट के एक डॉक्टर केट से बात करते हैं और उससे सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि क्या एस्टर उन लोगों के आसपास है। डॉक्टर केट से कहते हैं कि अगर एस्टर उनके आसपास भी है तो उन्हें वहां जाकर बात करनी चाहिए जहां वो उन्हें सुन न सके। केट अब उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि उसे अपने बच्चों और अपने पति को उससे बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्योंकि जिसे वो एक छोटी सी 9 साल की बच्ची समझ रहे हैं, असल में वो 33 साल की एक औरत है। एस्टर को एक रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से वो एक छोटी बच्ची लगती थी और इसकी हाइट नहीं बढ़ती थी। वो उनके सबसे वायलेंट पेशेंट्स में से एक थी और आज तक वो 7 लोगों को जान से मार चुकी थी। वो अपने गले और बाजुओं में रिबन इसलिए पहनती थी क्योंकि वो सबसे वायलेंट पेशेंट थी। उसे कंट्रोल करने के लिए उसे गले और बाजुओं से बांधा जाता था। फिर भी वो इतना ज्यादा स्ट्रगल करती थी कि वो उसके गले में और बाजुओं में चुभ गए थे। उसके निशान इतने पक्के थे कि वो आज भी उसके गले और हाथों पर देखे जा सकते थे। यही वो वजह थी कि वो अपने गले में रिबन पहना करती थी। एस्टर को जब कभी भी डेंटल चेकअप के लिए कहा जाता तो वो डेंटल चेकअप के लिए इनकार कर देती थी। और अब हमें उसकी वजह पता चलती है जब वो अपने कमरे में बैठकर अपने नकली दांत निकालती है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि जब भी कोई परिवार उसे अडॉप्ट करता है तो वो उस परिवार के मर्द को रिझाने की कोशिश करती है, और जब वो इसमें सक्सेसफुल नहीं होती तो वो उसके साथ साथ पूरे परिवार को भी जान से मार देती है। अब हम एस्टर का असली रूप देखते हैं। जब वो अपने कपड़े उतारती है तो हमें पता चलता है कि वो असल में एक औरत ही है। वो अपने फेस को मेकअप से इस तरह से कवर करती थी ताकि वो एक बच्ची लग सके, लेकिन उसका चेहरा भी एक 33 साल की औरत का ही था। यही वो वजह थी कि वो नहाते वक्त किसी को भी बाथरूम में नहीं आने देती थी। जॉन जब एस्टर से बात करने के लिए कमरे में जाने लगता है तो वो देखता है कि कमरे की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसे बुरी तरह से तोड़फोड़ दिया गया है। वो एस्टर की बनाई हुई पेंटिंग्स को देखता है और जब अचानक से लाइट जाती है तो वो देखता है कि ये पेंटिंग्स कुछ अलग ही हैं। यानी कि जो भी चीजें वो ड्रॉ किया करती थी वो अंधेरे में और लाइट में कुछ अलग दिखती हैं। जब वो एस्टर की बनाई हुई पेंटिंग्स को दीवार से हटाता है तो वो देखता है कि उसने दीवार के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, जो कि डिफरेंट सेक्स पोजीशंस हैं। केट अब घर की तरफ आने लगती है और वो बार बार अपने पति को कॉल लगाती है। जॉन जब उसका फोन उठाने की कोशिश करता है तो अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है और बिजली चली जाती है। जॉन बिल्कुल नशे में है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता है, एस्टर उस पर चाकू से वार कर देती है। वो उसे बार बार चाकू से तब तक मारती रहती है जब तक कि वो मर न जाए। मैक्स ये सब होते हुए देख लेती है। जैसे ही एस्टर उसकी तरफ आने लगती है वो भाग जाती है और घर में कहीं छुप जाती है। केट भी आकर मैक्स को ढूंढने लगती है और उसे बचाने की कोशिश करने लगती है। अपने आप को बचाने के लिए वो नर्सरी के छत पर छुप जाती है और वो देखती है कि मैक्स नर्सरी में छुपी है। एस्टर को जैसे ही इस बात का अंदाजा लगता है कि मैक्स नर्सरी में छुपी है, वो गन लेकर उस पर फायर करने लगती है। मैक्स को बचाने के लिए केट नर्सरी का शीशा तोड़ देती है और एस्टर के ऊपर गिर जाती है। केट ने 911 को बुला लिया है, इसीलिए वो एस्टर के हाथ से गन छुड़ाकर मैक्स को उठाकर वहां से निकल जाती है। 911 जैसे ही वहां पर पहुंचती है वो लोग वहां जॉन को पड़ा देखते हैं, लेकिन एस्टर अब भी केट और मैक्स के पीछे जाती है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। उन दोनों के बीच में काफी देर तक हाथापाई होती है, लेकिन आखिर में केट एस्टर को तालाब में धक्का दे देती है और खुद वहां से चली जाती है। केट अपने दोनों बच्चों मैक्स और डेनियल को तो बचा लेती है, लेकिन वो अपने पति जॉन की जान नहीं बचा पाती। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइस। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू एंड बाय बाय।